Hello everyone. I welcome you all on the Gate Academy's YouTube platform. As you all know, we are discussing about the RRB JEE 2024 recruitment. जैसा कि हम पुराने अपने सारे वीडियोज में केवल और केवल RRB JEE के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी कि आपको पता है कि RRB JEE की 7,900 प्लस पोस्ट आई हुई है, जिसका कि फॉर्म भरना अपना स्टार्ट हो चुका है। जो अपना फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरना अपना शुरू हो चुका है 30 जुलाई से, एंड लास्ट डेट क्या है उसकी 29 ऑफ अगस्त 2024। सो होप कि आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। जिस भी जोन से आपको फॉर्म भरने रहे होंगे वो आपने भर दिए होंगे। जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से आपने पोस्ट प्रेफरेंस भी भर दी होगी। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, गेट एकेडमी की, तो गेट एकेडमी आपके लिए लेके आया है CBT 1 प्लस CBT 2 का कोर्स ओनली फॉर ₹777 पे। सो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड check the course of CBT 1 plus CBT 2 provided by the गेट एकेडमी। और आप जब उस पे जाएंगे अपने ऐप में गेट एकेडमी के, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर डेमो वीडियोज़ भी अवेलेबल है, मतलब फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। उस फ्री कंटेंट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कोर्स परचेज करना है या नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं अभी, जैसे एक नॉर्मल सा एनालिसिस जो देखा है कि जो आपकी RRB ALP की वैकेंसी आई थी, RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, दोनों में आपने देखा कि RRB जब ALP की वैकेंसी आई थी तब भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। मीन्स जो आपके पास नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन पे जो भी वैकेंसी थी RRB किसकी, RRB ALP की, बाद में वो वैकेंसी इंक्रीज हुई RRB ALP की, और आपका क्या हुआ, एक बार फिर से 15 डेज के लिए क्या हुआ था, फॉर्म ओपन हुआ या कोई, जिससे कि आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अभी क्या हुआ है कि जो RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी थी वो भी इंक्रीज होके आई। ठीक है, और उसके लिए भी 15 डेज का फॉर्म हुआ ओपन कि आप प्रेफरेंस अपना चेंज कर सकते हैं। और शायद इसमें यह भी है कि आप जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर भी सकते हैं RRB टेक्नीशियन में। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस हिसाब से हिसाब लगाएं कि अगर RRB ALP की जो वैकेंसी आई थी उसके बाद वो वैकेंसी इंक्रीज हुई, सेम तरीके से जब RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी आई वो भी इंक्रीज हुई, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद RRB टेक्नीशियन RRB ALP के हिसाब से जैसे वहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई, सेम तरीके से हो सकता है कि अपनी RRB JEE की वैकेंसी भी इंक्रीज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो अपनी 7,900 पोस्ट हैं, ये इसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मतलब इंक्रीज नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर सारे उसके कि जो भी, जैसे मैंने अभी बोला कि जो आपके पास क्या था, आपके पास पहला फॉर्म जो आया था किसका आया था, वो RRB ALP का फॉर्म आया था। ठीक है, देन किसका आया था, RRB, अभी किसका फॉर्म आया था, RRB टेक्नीशियन का फॉर्म आया था। ठीक है, और अभी किसका फॉर्म जो अपन हम बात कर रहे हैं वो कौन सा, RRB JEE का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अपनी ये RRB कौन सी है, RRB ALP, ठीक है ना, इसकी वैकेंसी क्या हुई थी, बाद में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए आपको फिर से विंडो ओपन की गई थी। ठीक है, सेम तरीके से RRB टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई वो भी वैकेंसी इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है कि इसको 15 डेज के लिए आपको दिया गया है टाइम पोस्ट प्रेफरेंस, और शायद इसमें न्यू एप्लीकेंट्स भी अलाउड हैं इन दिस टाइम ऑफ 15 डेज। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए RRB ALP एंड RRB टेक्नीशियन, इन दोनों को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसकी RRB की वैकेंसी इंक्रीज हुई, इसकी भी इंक्रीज हुई, तो देयर में भी चांसेस कि अपनी RRB JEE की वैकेंसी भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो जो अभी अप्रोक्स 7,900 समथिंग पोस्ट हैं उसमें आपको इंक्रीज नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब इंक्रीज इन वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज इन वैकेंसी।
ठीक। अब वैकेंसी इंक्रीज होगी तो जैसे मान लो किसी ने किसी जोन पे फॉर्म भर दिया, जैसे मान लो किसी ने आरआरबी अजमेर पे फॉर्म भर दिया, या किसी ने और किसी जोन पे फॉर्म भर दिया, लाइक और किसी ने मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिया कि आरआरबी कहाँ पे फॉर्म भर दिया उसने, अजमेर पे, या किसी ने आरआरबी भोपाल से फॉर्म भर दिया, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है अजमेर में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू भोपाल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई, जैसे किसी जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा तो सोच सकता है कि अगर यहाँ पे जो अजमेर पे वैकेंसी ज़्यादा है और भोपाल पे वैकेंसी कम है, तो किसी को लग सकता है कि यहाँ वैकेंसी कम है भोपाल पे, या कोई और जैसे सिलीगुड़ी ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, सिलीगुड़ी ले लिया, तो किसी को लगा कि सिलीगुड़ी में वैकेंसी बहुत कम है, तो जो भी इंक्रीज करेंगे यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब जो भी ज़्यादा नंबर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, मतलब जो प्लस किया वो ज़्यादा प्लस कहाँ कर दिया, कम वाले वैकेंसी में, और जहाँ पे आरआरबी पे है तो यहाँ पे माइनस, मतलब जो एडिशन हुआ वो कम हुआ। बट ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है कि जिस जोन पे जो वैकेंसी होती है उसके हिसाब से ही, मतलब रेशियो एकदम से परफेक्ट रेशियो नहीं मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे वैकेंसी का रेशियो 1:2 है, तो जो लगभग वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद जो लगभग आपको रेशियो मिलेगा वो लगभग भी ऐसा ही कुछ रेशियो मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा ऐड कर दी जाएंगी, या जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ वैकेंसी कम ऐड की जाएंगी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। जो आपका रेशियो है वो लगभग लगभग मेंटेन किया जाता है कि जो भी वैकेंसी जहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से बढ़ाया जाता है, ऐसा अभी तक देखा गया है। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो आपके सामने होगा जो भी, अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो तब की बात है, अगर नहीं होती है तो बाकी जो डेटा है आपके पास है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर दोनों चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं, टेक्नीशियन एंड एएलपी, दोनों की वैकेंसी क्या हुई है आपकी, इंक्रीज हुई है, तो इसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि जेई की वैकेंसी भी शायद इंक्रीज हो, जैसे कि एएलपी की वैकेंसी पहले आई थी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बाद में आई थी, तो मतलब वैकेंसी आने के बाद इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी में, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि जेई की वैकेंसी में भी क्या हो, इंक्रीज हो। तो आपको अपनी तैयारी अब और तेज तरीके से स्टार्ट कर देनी है, इसके लिए आरआरबी जेई के लिए, जिससे कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी है जो मिल रही है, एक तरह से ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, जिसको आपको जाने नहीं देना है, ठीक है ना, इसको आपको जाने नहीं देना है, ठीक। क्यों है बिग, क्योंकि अभी भी अपने पास कोई ज़्यादा कम पोस्ट नहीं है, कितनी 7,900 प्लस पोस्ट है। अगर इंक्रीज होती है पोस्ट और लगभग 10 के या कुछ भी पहुंच जाती है पोस्ट, तो वो आपके हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए आपको इसमें लग जाना है, ठीक है। ये तो हुई बात की एक अप्रोक्सीमेशन की वैकेंसी अगर आती है तो वैकेंसी बढ़ जाती है, तो जो भी केसेस हैं आपको दोनों केसेस में अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी है। और अब जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो किस जोन में क्या होगा, मतलब एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जहाँ पे जैसे मुंबई में वैकेंसी ज़्यादा है, आपने अगर देखा कि मुंबई में वैकेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ऐड होगी वैकेंसी तो वो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा ही ऐड होगी, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे कम ही ऐड होने वाला है, मतलब कहने का मतलब जो ओवरऑल रेशियो है पूरा फिगर लगभग मेंटेन ही रहता है, जनरली जो भी फिगर है वो मेंटेन रहेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। जिस जोन को आपने सेलेक्ट किया है उस जोन से आप फॉर्म भरें, और जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, वो जो मेन चीज़ आपको, जैसे कि आपने जोन सेलेक्ट कर लिया, जिसने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है तो उसको जो आपको मेन जो चीज़ देखना होता है पोस्ट में देखना होता है, जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। जोन पे भी देना होता है, जैसे हमने पहले की वीडियो पे भी बात करी है कि जो जोन आपने मान लीजिए बहुत दूर का भर दिया, ठीक है ना, बहुत दूर का, आप जो मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर का है, तो जनरली होता क्या है कि मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम क्या होता है कि जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के साथ साथ हमें फैमिली भी देखनी होती है, माता पिता को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, तो अगर हम घर से बहुत दूर नौकरी कर लेते हैं तो अपने लिए घर आ पाना, घर से कनेक्ट रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कोई भी कुछ हुआ, फंक्शन हुआ, कोई भी इमरजेंसी हुई, कुछ भी ज़रूरत हुई तो अपने लिए आ पाना मुश्किल हो जाता है, तो वो दिक्कत होती है। तो उससे हम
थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि हमें अभी जॉब भी करनी है। अभी सबको लगता है कि हमने अभी क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के बाद जॉब हो जाएगी तो बस बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको, आपके पास स्ट्रगल है, और जॉब के साथ कुछ अलग स्ट्रगल स्ट्रगल रहेंगे, ठीक है ना। मतलब हर जगह आपको स्ट्रगल या मेहनत कह सकते हैं, हर जगह मिलेगी, मतलब अभी मिल रही बाद में। तो हमें जो सोच के चलना है वो बाद का सोच के चलना है। क्यों? क्योंकि बाद में फिर चीज़ें चेंज नहीं होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती जितना कि अभी है। अभी हो सकता है कि आपके आसपास के जो है शायद 60-70 या, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ से आप प्रेफर कर रहे हैं वहाँ से 20-30% वैकेंसी कम है। बट आप अगर अपने पास के जोन में फॉर्म भरते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप पास के जोन में अप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू दी जो आप दूर का जोन भरने वाले हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जैसे अगर मान लो पास का जोन हो गया, मतलब हमें घर के आसपास तो नहीं मिलता, मतलब घर के पास में, लेकिन जोन जो होता है नियर बाई टू योर हाउस होम, जो आपके घर के आसपास जो आपका एड्रेस है उसके आसपास का जोन जो भी होगा वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे जॉब करेंगे, तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। कैसे इजी रहता है कि आप घर से कनेक्टेड होते हैं, आप जिस लिए जॉब कर रहे हैं कि घर को संभाल पाएँ और बाकी चीज़ें हैं, घर से कनेक्टेड रह पाएँ, ख्याल रख पाएँ, तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, प्रिपरेशन के टाइम हमें लगता है कि कहीं से भी कुछ भी मिल जाए हमें जॉब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा, बट वहाँ पे जाने के बाद जब आप जॉब पे हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर आपके दिमाग में आती हैं। उस टाइम तक शायद देर हो चुकी होती है, या फिर चेंज करने में बहुत मुश्किल होता है। मतलब जब आप वहाँ पे पहुँचने के बाद चेंज करेंगे तो वो मुश्किल चीज़ हो जाती है। बट अगर अभी आप पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी मान लो कहीं से 20-30% कम है, आपका जो नियर बाई जोन है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको जो थोड़ा सा मेहनत है प्रिपरेशन वो थोड़ा सा बूस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और अच्छे से करके, और आपको तैयारी और बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आप कट ऑफ भी देखते हैं तो मान लेते हैं कट ऑफ इसी रेंज में गया था, मतलब +-10 प्लस, मतलब ज़्यादातर कट ऑफ 60 टू 68 या 70 की रेंज में, इसी रेंज में ज़्यादातर कट ऑफ गए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है पोस्ट प्रेफरेंस का। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और आपने चीज़ें ऐसे ही भर दी पोस्ट में, तो हो सकता है आपको बाद में जॉब करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। जैसा कि आप जनरली और भी बाकी सारे वीडियोज में जो भी आपने देखा वहाँ पे देखा होगा, या जहाँ पे भी पढ़ा होगा, जैसे अपना ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है, ठीक है ना, ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है, तो आपने जनरली सबको भी यही कहते सुना होगा कि जो ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है वो आपको सबसे लास्ट प्रेफरेंस भरना है। ये क्या आपने 24 आवर जॉब है, ठीक है ना, 24 आवर जॉब है। कहने का मतलब कि 24 आवर जॉब मतलब आपको सारी, मतलब जो भी आपको छुट्टियां मिल रही हैं ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती है, और ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब होती है। तो सबका कहना यही होता है कि सबसे नीचे रखो। तो अगर आप जॉब प्रेफरेंस की बात करते हो तो लोग बोलते हैं पहले आपको डिपोर्ट वाला रखना है, ठीक है ना, उसके बाद डिपोर्ट के बाद आपको प्रोडक्शन में जाना है, ठीक है, उसके बाद रिसर्च वाले पे जाना है, डेवलपमेंट वाले पे जाना है, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन वाले पे जाना है, देन आपको वर्क्स में जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको पीवे में जाना है, उसके बाद आपको कहाँ ट्रैक मशीन अगर कहीं पे है सबसे लास्ट में भरना, ठीक है ना। तो अब जो अब मेरा कहने का मतलब बस है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है ना, तो आपका डिपोर्ट होना चाहिए, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो आप किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से यही भर देना चाहिए, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका वर्किंग आवर फिक्स होता है 10 to 5, या जो भी वर्किंग आवर होगा वो फिक्स रहेगा, और आपको वहीं पे काम करना, जो आपका जहाँ पे ये रहेगा आपको वहीं पे काम करना, एक तरह से ऑफिस जॉब होती है, आपको फील्ड पे नहीं जाना। सेम तरीके से अगर आप बात करते हैं अपना रिसर्च डेवलपमेंट वाला हो गया, ठीक है, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, या रिसर्च हो गया, ठीक है ना, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, R&D हो गया, ठीक है ना, रिसर्च वाला फील्ड हो गया। उसके बाद सिविल की बात करें तो आपको फिर कहाँ पे जाना, पीवे, पीवे एंड ब्रिज पे जाना है, फिर आपको लास्ट में भरना कौन सा, ट्रैक मशीन, कोई भी आपकी ब्रांच है सबसे लास्ट में आपको क्या भरना, ट्रैक मशीन भरना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं
तो आपको थोड़ा सा आगे का सोच के करना है कि जब आप जॉब कर रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें भरते हैं, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रिपरेशन की, आपकी जॉब कहीं भी लग गई, आप करने लगे और फिर बात खत्म, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उसके बाद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो जैसे मैंने अभी बात की कि घर से कनेक्टेड रहना, सारी चीज़ें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लोगों को कनेक्ट होना पड़ता है, घर को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, और भी आगे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते हुए हमें अभी से ही थोड़ी चीज़ें हम रिस्क ले सकते हैं, एज कंपेयर टू बाद में रिस्क लेना आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, जोन का और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का। ठीक है, क्योंकि ट्रैक मशीन हो गया, या इससे सारी चीज़ें हो गई जो फील्ड में आपको वहाँ पे जाना है, और आपको कोई भी दे दिया गया, और आपको जॉब है वहाँ पे हेक्टिक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि ये जॉब कोई करता नहीं है, जॉब करते हैं तभी तो निकलती है और लोग वहाँ काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको इस प्रेफरेंस में जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मतलब जैसा सबको लगता है कि हमने पोस्ट कोई भी भर दी, और जो सबसे एक नॉर्मल सा क्वेरी सबकी आती है कि जब से जैसे सीबीटी 1 की बात करते हैं, ठीक है, आरआरबी का सीबीटी 1 हो गया और सीबीटी 2 हो गया। ठीक है, तो सबको क्या लगता है कि सीबीटी 1 क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है ना, सीबीटी 1 क्या है, क्वालिफाइंग है। मतलब कि सीबीटी 1 आपको केवल क्वालिफाई करना है, और जो मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो कहाँ, जो आपकी रैंक बनेगी, ठीक है, या जो आपकी मेरिट बनेगी वो कहाँ से बनती है, सीबीटी से बनती है। तो जैसे मान लो किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस जो अपन ने ऊपर देखी थी, सब पहले किसी ने डीएमएस भर दी, ठीक है, दूसरे पे भर दिया उसने डिजाइन, तीसरे पे उसने डाल दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मान लो डाल दिया, ठीक, चौथे पे डाल दिया उसने पीवे, और पांचवें पे मान लो डाल दिया ट्रैक मशीन। अब देखो, जैसे मान लो कि सीबीटी 1 सबको लगता है क्वालिफाइंग है, हमको बस क्वालिफाई कर लेना है, कोई कट ऑफ जाएगा उसके बाद हम सीबीटी 2 दे देंगे, तो सीबीटी 2 से हमें क्या मिल जाएगा, जो भी अपना हमने क्या भरा, प्रेफरेंस भरा, उससे हमें मिल जाएगा। बट एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा हमें जानने वाली चीज़ है। जानने वाली चीज़ क्या है कि सीबीटी 1 में जो आपका कट ऑफ होता है, सीबीटी 1 में जो आपका कट ऑफ होता है वो कैसा होता है, पोस्ट वाइज होता है। तो जो सीबीटी 1 में होगा वो कट ऑफ क्या होगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलता है। मतलब कि मान लो कोई भी एक स्टूडेंट एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ठीक है, तो मान लो सीबीटी 1 में ही आपके सारे पोस्ट के कट ऑफ डिसाइड हो जाते हैं। तो मान लो जनरली ज़्यादातर लोग ऐसे ही फॉर्म भरेंगे, मतलब प्रेफरेंस भरेंगे। तो मान लो डीएमएस का कट ऑफ चला गया कहीं पे 70, ठीक है, डिजाइन का चला गया 66, और इसका चला गया मान लो 63, ठीक है, इसका चला गया मान लो कुछ भी 62, इसका चला गया मान लो 60। ये अपना किसी भी जोन पे मान लो, कोई भी जोन है आरआरबी जोन, वहां पे ये कट ऑफ चला गया। ठीक है, अब देखो कोई कैंडिडेट कौन है, एक्स कैंडिडेट है, एक वाई कैंडिडेट है और एक जेड कैंडिडेट। तो एक्स कैंडिडेट मान लो कि कितने नंबर लेके आ रहा है, एक्स कैंडिडेट मान लो ला रहा है 68 नंबर, ठीक है, और वाई कैंडिडेट कितना लेके आ रहा है 71 नंबर, ठीक है। इन्हीं दोनों का अगर हम कंपेयर करें, ठीक है ना, और जेड मान लो लेके आ रहा है 61 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, मार्क्स वाई कैंडिडेट के हैं, और यहाँ पे सबसे कम, सॉरी एक्स के क्या है उससे कम है, और जेड के उससे भी कम है, ठीक है। ये मान लो सीबीटी 1 का उसका स्कोर रहा, सबका स्कोर क्या रहा, सीबीटी 1। अब सीबीटी 2 के स्कोर की बात करते हैं, सीबीटी 2 के स्कोर की बात करते हैं, तो सेम आपके पास कैंडिडेट एक्स है, कैंडिडेट वाई है, कैंडिडेट एक्स है, कैंडिडेट वाई है, कैंडिडेट जेड है, अपने पास ये तीनों कैंडिडेट। अब हम अगर इनके मार्क्स की बात करते हैं तीनों कैंडिडेट के, ठीक है, तो मान लो कि एक्स कैंडिडेट का मार्क्स कितना आ गया, 80 आ गया, वाई कैंडिडेट का मार्क्स मान लो कितना आ गया, 76 आ गया, और जेड कैंडिडेट का मान लो कितना आ गया, 76।
77। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो x का कितना हो गया 68 से वो 80 पहुंच गया, और z क्या है 61 से 77 पहुंच गया, और y क्या है 71 से 76 ही पहुंच पाया। कहने का मतलब अगर आप कंपेयर करें तो जो y कैंडिडेट है उसका जो नॉन टेक है फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू टेक, अगर बाकियों से कंपेयर करें, ठीक है, बाकियों से अगर हम कंपेयर करते हैं बाकियों से एज कम्पेयर टू वाई एंड जेड। तो समझने वाली बात क्या है कि सीबीटी वन जो अभी अभी हमने देखा सीबीटी वन में ये डीएमएस का कट ऑफ कितना है अपना 70, तो उसको किसने क्वालिफाई किया, केवल और केवल वाई ने किया, केवल और केवल वाई ने किया। और एक्स का कितना 68, तो एक्स ने किसका क्वालिफाई किया, डिजाइन का, ये किसने किया, डिजाइन का। ठीक है, अब देखो अब इन तीनों को क्या चाहिए प्रेफरेंस, फर्स्ट के सबने क्या भरी है, डीएमएस भरी है। ठीक है, तो सबको क्या चाहिए, डीएमएस, बट इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं 80, किसके हैं, एक्स के, तो आपको लगेगा क्या होगा, डीएमएस सबसे पहले इसको मिलेगा। बट होगा क्या कि जो एक्स कैंडिडेट है, ध्यान से सुनना, जो एक्स कैंडिडेट है वो सीबीटी वन में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, किसको, डीएमएस को, डीएमएस के कट ऑफ को वो सीबीटी वन में क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो सीबीटी टू में भले ही वाई कैंडिडेट से उसके मार्क्स ज्यादा हैं बट वो कंसीडर नहीं होगा, नॉट कंसीडर्ड, किसके लिए, फॉर नॉट कंसीडर्ड फॉर डीएमएस पोस्ट। ठीक है ना, डीएमएस पोस्ट के लिए वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, डीएमएस पोस्ट के लिए वो कंसीडर नहीं होगा, भले ही उसके नंबर क्या है सीबीटी टू में ज्यादा है, और हो सकता है कि यहाँ पे डीएमएस का कट ऑफ मान लो कितना गया है 75 गया है। ठीक है ना, फिर भी 75 से ज्यादा 80 उसके हैं बट वो कंसीडर नहीं होगा, केवल और केवल जो कंसीडर होगा डीएमएस के लिए कौन होगा, वाई होगा, कौन होगा, ये वाई। अगर जैसे यहाँ पे 75 है तो ये इसका क्लियर हो जाएगा, बट अगर मान लो इसका 73 होते तो ये इसको भी डीएमएस ने मिलकर कोई और ब्रांच, कोई और पोस्ट मिल जाती। कहने का मतलब कि आपको सीबीटी वन में भी आपको जो पोस्ट का कट ऑफ है, ठीक है ना, पोस्ट का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर आप पोस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते तो आप सीबीटी टू, मतलब आप टेक्निकल में कितने भी स्ट्रांग है, अगर आपने नॉन टेक सीबीटी वन अच्छे से नहीं दिया तो आप पोस्ट के लिए एप्लीजिबल नहीं होंगे, पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों की तैयारी सही तरीके से करनी है। आपको ये नहीं समझना है कि सीबीटी वन केवल क्वालिफाइंग नेचर है तो उसमें कितने मार्क्स आए उससे कुछ नहीं होता, हमें बस केवल क्वालिफाई करना है, बट ऐसा कुछ नहीं, आपको पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके सीबीटी वन में किसी पोस्ट के लिए आप अगर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है इन द नेक्स्ट राउंड, दैट इज सीबीटी टू। इसलिए आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ये एक बेसिक सी चीज है जो लगभग लोगों को पता होती, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज पता नहीं होती है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। सीबीटी वन कहने का मतलब कि आपको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों के लिए मेहनत बराबर करनी पड़ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीबीटी टू के लिए अभी से करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सीबीटी वन जैसे लास्ट टाइम आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके 1 महीने के बाद ही, लगभग 1 मंथ में ही सीबीटी टू का पेपर हो गया था। ठीक है ना, 1 मंथ या लगभग 20 to 25 डेज आपको मिलते हैं। ठीक है ना, तो 20 से 25 डेज कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपको टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, वो आपको रिवाइज करने होते हैं। तो आपको जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी वो यही थी, एक इम्पॉर्टेंट था कि आपकी जैसे पोस्ट बढ़ी आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एलपी की, तो हो सकता है मे बी कि आरआरबी जेई की वैकेंसी भी बढ़ जाए, अगर सारे में बढ़ रही है तो इसमें भी बढ़ जानी चाहिए वैसे। उसके बाद हमने बात की कि अपना पोस्ट प्रेफरेंस क्या रख सकते हैं नॉर्मल सा, या और अपना जोन कैसे डिसाइड कर सकते हैं अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या भर दिया है तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कैसे करना है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। और अभी एक इन्फॉर्मेशन की बात की कि सीबीटी वन का जो क्वालिफाइंग नेचर होता है उसको क्लियर किया कि आपको सीबीटी वन में भी जो पोस्ट आप भर रहे हैं उस पोस्ट का क्लियर करना जरूरी होता है, कि आपको क्लियर करना है उसका कट ऑफ, तभी आप सेकंड स्टेज में उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप
तैयारी लगातार करते रहें, ठीक है। और आपके लिए हम यूट्यूब पे वीडियोस लाते रहेंगे। जो भी आपके डाउट है आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास टोल फ्री नंबर या जो भी नंबर दिए हो गए होंगे रिएट एकेडमी के, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।